तुमको भी लगता होगा नहीं कि महात्मा गांधी निहायत कमज़ोर टाइप के आदमी थे। जहाँ पे लठ का प्रयोग करना था वहाँ पे डायलॉग और बातचीत और सत्याग्रह और जाने फलान टिलान क्या क्या कर रहे थे। हैं, मुझे भी लगता था ऐसे। फिर मैंने पढ़ा ग्रामसीज थ्योरी ऑफ हेजीमनी, और उसको पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि क्यों गांधी जी के उस टेक्निक का आवश्यकता था और क्यों हमको आज़ादी मिला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामसियन थ्योरी ऑफ हेजीमनी। ओके। सबको ऐसा लगता है कि वो अपने बाहुबल के ताकत से किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी क्लास के ऊपर, किसी भी मास के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। पर एंटोनियो ग्राम्सी का ये मानना नहीं था। उनका थ्योरी ऑफ हेजीमनी, हेजीमनी इज आधिपत्य, उनका ये थ्योरी कुछ और बताता है। उनका ये मानना है कि केवल बाहुबल से या केवल आर्थिक बल से आप किसी के ऊपर भी शासन नहीं जमा सकते। उसके लिए आपको आइडियोलॉजी भी स्प्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंसेंट का भी ज़रूरत होगा। तो ये इसी चीज़ को हम लोग, इसी थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग ग्राम्सी के नोशन ऑफ हेजीमनी को समझे, हम लोग ये समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का क्या कहना था। वो इसलिए कार्ल मार्क्स को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कार्ल मार्क्स उनके गुरु थे। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि समाज इस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है कि हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा कैपिटल क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में, क्योंकि कैपिटल क्लास जिसके पास पैसा है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को। कैसे? थ्रू कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जिसके पास पैसा है उसका मर्जी है फैक्ट्री कब चलेगा, कब खुलेगा, कितना पैसा देगा, कितना वर्कर रखेगा, उसका मर्जी है। ये इकोनॉमिक कंट्रोल है, इकोनॉमिक बाहुबल। In his view, the state functions as an instrument of the ruling class. उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो केवल और केवल रूलिंग क्लास के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, माने रूलिंग क्लास का एक अंग है और उसके नीचे बाकी जो है वर्किंग क्लास काम कर रहे हैं। ठीक है। यूजिंग फोर्स एंड कोercion टू मेंटेन द एक्सिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। उनका ये मानना था कि बाहुबल के दम पे या आर्थिक बल के दम पे जो ऑलरेडी समाज जैसा चलते आ रहा है, जैसा समाज का ऑर्डर है, आर्थिक और सामाजिक ऑर्डर है, वो मेंटेन किया जा सकता है, कि वो ज़िंदगी भर नहीं अगला एरा में भी ऐसे ही चलेगा, सिर्फ फोर्स के दम पे। ही फोकसेस ऑन मटेरियल बेसिस ऑफ डोमिनेशन आर्ग्यूइंग। उनका ये मानना था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन सोशल रिलेशन एंड पॉलिटिकल पावर। उनका ये मानना था कि पैसा जो है वो डिटरमाइन करता है कि कैसा सामाजिक रिश्ता होगा, कैसा पॉलिटिकल पावर होगा। मतलब ओवरऑल ओवरऑल कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि सब कुछ पैसा है। ठीक है, क्योंकि पैसा ही ताकत है। ग्राम्सी का ये आइडिया नहीं था, ऑल्दो वो भी एक मार्क्सिस्ट था, पर उसका आइडिया ये था कि केवल इकोनॉमिक कोercion से, केवल आर्थिक बल से आप लोगों के ऊपर शासन नहीं जमा सकते। यू हैव टू हैव अ रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड कंसेंट इन मेंटेनिंग पावर। उस पावर को हमेशा जमाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए आपके पास आइडियोलॉजी होना चाहिए, लोगों का कंसेंट होना चाहिए कि वो आपका आइडियोलॉजी को माने। ठीक है। ग्राम्सी का ये मानना था कि रूलिंग क्लास लीड सोसाइटी नॉट जस्ट थ्रू कोercive मीन्स। ग्राम्सी का ये मानना था कि जो रूलिंग क्लास है, जो रूल कर रहा है, जो शासन कर रहा है आपके ऊपर, वो सोसाइटी पर केवल इसलिए आधिपत्य नहीं जमा करके रखता है क्योंकि उसके पास ताकत है। सिर्फ ताकत के बलबूते पे वो अपना आधिपत्य नहीं जमाता है, जैसे कि मिलिट्री या पुलिस का इस्तेमाल करके, पर वो कंसेंट लेता है अपने सबऑर्डिनेट ग्रुप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो आपसे मतलब पूछवा लेगा, जनवा लेगा या मनवा लेगा कि हम राजा बने ना, तो वो तकलीफ तो है नहीं है ना, हम तुम्हारा मदद करेंगे, हम तुम्हारा ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है। वो कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा करके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्कूल में पढ़वा करके, कि अलग अलग तरीके से वो इंस्टिल करना चाहेगा तुम्हारे दिमाग में। एकदम कंसेंट ले लेगा कि हम ही बने हैं तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए, तुम्हारा रक्षा करने के लिए, जो भी करना है हम ही बने हैं सब के लिए। Consent through ideological leadership in which ruling class presents its values, norms and interests as a universal interest of the entire society. वो कुछ इस प्रकार से वो लोग इकट्ठा करते हैं अपने, मतलब इस प्रकार से कंसेंट लेते हैं कि रूलिंग क्लास जो है वो बता देता है कि उनका बताया हुआ वैल्यू, उनका बताया हुआ नॉर्म्स या फिर इंटरेस्ट वही यूनिवर्सल इंटरेस्ट है पूरे समाज का। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, जितना भी लोग है, सबका कुछ इंटरेस्ट होता है, पर ये जो रूलिंग क्लास है वो बताता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जो मैंने तुमको इंटरेस्ट बताया है, यही तुम सबका इंटरेस्ट है। ठीक है। ये समाज को एकजुट रखने में भी काम आता है वैसे तो। हेजीमनी ऑपरेट्स इन टू की रेल्म्स, एक है स्टेट और दूसरा है सिविल सोसाइटी। हेजीमनी दो तरीके से या दो रेल्म्स में चलता है। पहला ताकत के बलबूते पे, जहाँ पे पुलिस है, कोर्ट्स है, प्रिजन है, मिलिट्री है। भारत में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मिलिट्री सर्विसेज है, फिर और भी पुलिस वगैरह है, जेल है। तो ये है पहला तरीका आधिपत्य जमाने का, भारत सरकार कैसे आधिपत्य जमाती है अपने लोगों के ऊपर। और दूसरा है सिविल समाज बनाने का, जहाँ पे आप इंस्टीट्यूशंस बना दिए, कॉलेजेस, मीडिया, चर्चेस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान से देखो, देश क्या है? देश तो था ही नहीं, देश तो कभी था ही नहीं। सब अपने मस्त रह रहा है, अपने ज़िंदगी में जो भी है चल रहा है,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस और उसके बाद आने वाला समाज। देश तो पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ है, बॉर्डर खींच देने का, कॉलेजेस, मीडिया, चर्चेस के थ्रू ये बताने का कि तुम लोग पेट्रियोटिक है, और अगर कोई नहीं माने तो उसके लिए पुलिस और कोर्ट्स का इस्तेमाल करने का। यही तो दो तरीका है आधिपत्य जमाने का। अब यहाँ पे इस आधिपत्य से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं? तो हमारे ग्रामसी ने 2 तरीका बताया, द वॉर ऑफ मैन्यूवर, द वॉर ऑफ पोजीशन। पहला द वॉर ऑफ मैन्यूवर है कि डायरेक्ट कन्फ्रंट कर लो, मंगल पांडे जैसा डायरेक्ट पहुंच जाओ, चलो मार कर लेते हैं बाबू, जो जीत गया वही वही चलाएगा शासन। और दूसरा तरीका है एक स्लोअर, बहुत स्लो प्रोसेस, मोर सस्टेन्ड स्ट्रगल, वो अंडरमाइन द कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द रूलिंग क्लासेस। हेजीमनी इन्वॉल्व्स बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन, स्प्रेड अल्टरनेटिव आइडियाज एंड ग्रेजुअली विनिंग ओवर की सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत स्लोली इंस्टिल किया जाता है आपके हृदय में कल्चरल आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, और थ्रू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, अल्टरनेटिव आइडियाज़ और भी बहुत कुछ। रामसी का ये मानना था कि वॉर ऑफ मैन्यूवर, ये जो है ना कि हम लोग एक दिन पहुंच गए, आकर के लड़ाई कर लिए और जीत गए तो आधिपत्य स्थापित हो गया। तो ग्रामसी का ये मानना था कि ये वॉर ऑफ मैन्यूवर जो है वो काम नहीं करता है, वो सक्सीड नहीं करता है जब आपके ऊपर हाईली डेवलप्ड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, माने इंग्लैंड जैसा देश जिसके पास इतना कुछ है, फैक्ट्रीज है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, रेलवेज है, सब कुछ है, उसके सामने आप कैसे लड़ पाओगे? उसके पास तो सब कुछ है, गन्स है उसके पास, ठीक है। इसलिए दूसरा तरीका का आवश्यकता है जो कि वॉर ऑफ पोजीशन है। इट इज़ नॉट अबाउट सीजिंग पावर इन अ सिंगल ड्रामेटिक इवेंट, इट इज़ नॉट अबाउट कि एक दिन में आप गए मार करके और ले लिए, ऐसा नहीं है। इट इज़ अबाउट रीसेपिंग आइडियोलॉजिकल लैंडस्केप, जो गांधी जी ने किया। धीरे धीरे करके गांव में जा करके छोटे बच्चों को, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, सबको धीरे धीरे करके सिखाया राष्ट्र क्या होता है, कैसे जीना चाहिए, अहिंसा क्या होता है। क्या वो खराब बात था? नहीं, वो धीरे धीरे इंस्टॉल कर रहे थे देश के प्रत्येक व्यक्ति में कि देश जैसा कुछ होता है, कि आपको प्रेम होना चाहिए अपने देश से, कि आपको लड़ाई नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे लोगों के हृदय में किसी ना किसी एंगल से वो नेशनलिज्म पहुंचा। वो गांधी जी का देन है। हम लोग गाली जो देते हैं गांधी जी को, अच्छा नहीं है। गांधी जी का देन है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो आए नेशनलिस्ट मूवमेंट में, भगत सिंह आए नेशनलिस्ट मूवमेंट में, सब गांधी जी का देन है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ये कहना कि वो लठमार करके ख़त्म कर सकते थे, ये एक स्टूपिड बात हो जाता है अगर आप एक यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो। दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल रिक्वायर्स पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ऑब्वियसली हम लोग को काफ़ी टाइम लगा, 1857, 1947, 90 साल लगा जब हम लोग का जागरूक हुआ है, तब से 90 साल लगा हम लोग को एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करने में। ऑल्दो वी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल एट इट, बट स्टिल इट इज़ आवर्स। तो आई होप कि आपको ये ग्रामसी's थ्योरी ऑफ हेजीमनी समझ में आया होगा। इसका कंटेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से ये पढ़ा। ये जो किताब है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन का पेज, द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन फैक्ट प्रोवाइड्स द ओनली एक्चुअल हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ अ सेमी डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बीइंग सक्सेसफुली रिप्लेस्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एकमात्र हिस्टोरिकल एग्जांपल है जब एक सेमी डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली जड़ से उखाड़ा गया हो। हालांकि ये एक डिबेटेबल बात है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो एक सेमी डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक टाइप का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट्स था उस टाइम पे, पुलिस था उस टाइम पे, ठीक है। इट इज़ द ओनली मूवमेंट वेयर द ब्रॉडली ग्रामसियन theoretical perspective of position, not maneuver, was successfully practiced a war in a single historical moment of revolution, ठीक है। तो ये जो सिंगल हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन है उसमें सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया गया। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि एट द एंड वी वेर, मतलब हम लोग कामयाब हुए हैं इस बात में कि हम लोग अपना सोशोलॉजिकल माइंडसेट को, अपना आइडियोलॉजीज़ को इंस्टिल कर पाएँ प्रत्येक भारतीय में, बट थ्रू प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर स्ट्रगल ऑन अ मॉरल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल लेवल। ये आप पढ़ोगे हिस्ट्री में कि किस किस तरीके से आप लोग मॉरलिटी के बेसिस पे, पॉलिटिकली बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ये वॉर ऑफ पोजीशन सक्सेसफुल हुआ। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ग्रामसियन थ्योरी ऑफ हेजीमनी का। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई और टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय।